नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग पराशर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रमोशन के इस सीरीज़ में मैं फिर आरबीआई गाइडलाइंस के रिलेटेड वीडियो लेकर आपके पास आया हूं। ये हमारा पहला वीडियो है और अब लगातार मैं आपको प्रमोशन से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा। इस वीडियो में मैंने चर्चा की है कि जो रिसेंट आरबीआई के गाइडलाइन जैसे ऑफलाइन पेमेंट में क्या चेंज हुआ है, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन से संबंधित जो रिस्क वेट एसेट है उसमें क्या बदलाव आया है, इंटर ऑपरेबल कार्ड लेस विड्रॉल क्या होता है, भारत बिल पेमेंट के संदर्भ में क्या चेंजेज हुए हैं, ई मैंडेट के संदर्भ में क्या चेंजेज किया गया है, कार्ड ऑन फाइल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, सीआरआर और एसएलआर से संबंधित जो एनडीटीएल के कैलकुलेशन है उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के चेयरमैन किसको बनाए गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड क्या चेंजेज आए हैं, दक्ष क्या होता है, रेगुलेटरी साउंड बॉक्स से रिलेटेड क्या चेंजेज आए हैं और एफएटीएफ से संबंधित जो देश हैं उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ मैं इसमें ये भी चर्चा करूंगा कि ईसीबी पॉलिसी जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की पॉलिसी होती है उसमें क्या चेंज किया गया है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन। ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारे फीचर्स फ़ोन हैं उसमें हमें पेमेंट की सुविधा दी जा सकती है। इसका मतलब ये होता है कि ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन जो होता है वो विदाउट एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। मतलब क्या होता है एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन? हम उसको कहते हैं कि जैसे हम अपने मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो हमें लॉगिन पासवर्ड के साथ जब हम ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर हमारा एडिशनल फैक्टर मतलब ओटीपी आता है जिसको कि हम एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन कहते हैं। इसलिए ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन जब भी होगा उसमें एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि अपर लिमिट जो ऑफलाइन पेमेंट का होगा वो मैक्सिमम जो होगा वो 200 रुपये ही होगा। साथ ही साथ टोटल लिमिट फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन ऑन ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वो मैक्सिमम 2000 रुपये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट ये आता है कि जो रिप्लेनिशमेंट ऑफ यूज लिमिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा जिसमें कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जरूरत है। इसका मतलब ये है कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ यूज लिमिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड टाइम जो ओटीपी दिए जाते हैं उसके साथ ही उसको किया जा सकता है। तो इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि ऑफलाइन पेमेंट मोड में जो ट्रांजेक्शन होता है वो विदाउट एएफए होता है और इसकी अपर लिमिट जो है वो 200 है, 200 रुपये तक ही किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि टोटल लिमिट जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होगा वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का वो मैक्सिमम 2000 रुपये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन रैशनलाइजेशन ऑफ रिस्क वेट, ये कोई नया नहीं है, ये पहले से ही है, लेकिन इसको अभी रिस्क वेट फॉर ऑल न्यू हाउसिंग लोन टू बी सैंक्शनड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ दिस सर्कुलर, मतलब यह है अप टू 31 मार्च 2021 तक यदि कोई इंडिविजुअल हाउसिंग लोन सैंक्शन किए जाते हैं और उसका एलटीवी यदि 80% से कम है तो उसमें रिस्क वेट 35% होगा और यदि वो 80% से ज़्यादा है और 90% से कम है तो उसका रिस्क वेट 50% होगा। तो अब जो है ये आपको याद रखना है कि ये चीज़ पिछले साल भी था लेकिन उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। यदि एलटीवी अप टू 80 तक है तो 35% होगा और 80 से ज़्यादा और 90 तक होगा तो वो 50% होगा। ये आपको रिस्क वेट याद रखना है। साथ ही साथ ये भी रखना है कि जो पहले ये 0.25% स्टैंडर्ड एसेट के लिए प्रोविजन था वो कंटिन्यू होगा और इस पर अप्लाई होगा, जिसमें हमने रैशनलाइजेशन करने के बाद भी जो प्रोविजन का है वो 0.25% जो स्टैंडर्ड एसेट के लिए है वो कंटिन्यू रहेगा। ICCW इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, मतलब क्या है? एटीएम में बिना कैश का विड्रॉल। अभी सभी बैंक अपने कार्ड धारक को यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई है कि अपने एटीएम से ही नहीं बल्कि दूसरे बैंक के एटीएम से भी ये सुविधा प्रदान की जाए और उसके लिए ये यूपीआई बेस होगा। इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ICCW का फुल फॉर्म क्या है, ये किस पे काम करेगा? ICCW पे काम करेगा। नेक्स्ट जो है वो है चेंज कि जो नेटवर्थ चाहिए भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के लिए, पहले ये 100 करोड़ था, उसको घटा के अब
25 करोड़ कर दिए गए। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, या तो अभी ये पूछा जा सकता है कि अभी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितना है नॉन बैंक जो भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट है उसके लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अभी 25 करोड़ कर दिया गया है, पहले ये 100 करोड़ था। साथ ही साथ ये ई मैंडेट जो अभी देना है कस्टमर को कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, आरडी वगैरह के लिए, तो उस केस में पहले ये 5,000 तक का हुआ करता था, जिसको बढ़ा के अभी 15,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं कि इसमें पहले कितना था या अब कितना हो गया। तो आपको याद रखना है कि 5,000 से इसको बढ़ा के अब 15,000 कर दिया गया है, जो ई मैंडेट आरडी ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज ऑफ एक्चुअल कार्ड डाटा, मतलब क्या है कि जो कार्ड ऑन फाइल ट्रांजैक्शन है, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी जो पेमेंट चेन है या कोई भी जो एंटिटी है जहां से हम कोई ट्रांजैक्शन करते थे, तो वो हमारे कार्ड के डाटा को स्टोर करके रखते थे और सिर्फ सीवीवी नंबर हमें डायल करना पड़ता था। सीवीवी नंबर हमने डाला, उसके बाद हमें ओटीपी मिल जाता था। लेकिन अभी इसमें रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी एंटिटी जो कार्ड इशूअर है उसके अलावा कोई और जो है उसको रख नहीं सकता, उसको अपने स्टोरेज में रख नहीं सकता। जो अदर देन कार्ड कोई इशूअर है, और कभी भी कोई पेमेंट एग्रीगेटर जो सेटलमेंट ऑफ क्लेम के लिए यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको T+4 मतलब जिस दिन का ट्रांजैक्शन हुआ उसके अगले 4 दिन तक वो रख सकता है, या सेटलमेंट डेट जो अर्लियर है। मतलब क्या है कि T+4 का मतलब हुआ कि यदि 10 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ तो 14 तक वो रख सकता है, लेकिन सेटलमेंट यदि 12 को हो गया तो 12 को ही उसको डाटा वो डिलीट करना होगा। मतलब कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर हो, चाहे कोई भी इस तरह का कोई चीज़ हो, तो वो कभी भी कोई डाटा स्टोर करके नहीं रख सकता है। और तीसरा ये है कि हैंडलिंग अदर देन पोस्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज एक्वायरिंग बैंक कैन कंटिन्यू टू स्टोर जो कार्ड ऑन फाइल ट्रांजैक्शन है उसको 31 जनवरी 2023 तक। तो इसमें क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि कब से ये डाटा स्टोर करने का नहीं रखा गया, तो 1 अक्टूबर 2022 से। दूसरा ये हो सकता है कि यदि कोई सेटलमेंट का कोई प्रॉब्लम है तो कितने दिन तक रखा जा सकता है, तो T+4 या जो सेटलमेंट डेट है दोनों में जो अर्लियर होगा, जो पहले होगा वो होगा। और साथ ही साथ कोई अदर पोस्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज के लिए यदि डाटा रखा है तो एक्वायरिंग बैंक वो इस डाटा को स्टोर करके रख सकता है अप टू 31 जनवरी 2023 तक। तो ये आपको 3 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। CRR और SLR के संबंधित में क्या चेंज हुआ है, इसमें यह दिया गया है कि ये डिसाइड अब किया गया है कि NCGTC के थ्रू यदि कोई क्लेम कोई बैंक लॉन्च करता है, कोई गारंटी इन्वोक करता है और वो पैसा रिसीव होने के बाद पेंडिंग है, मतलब उस पैसे को उस अकाउंट में अभी तक नहीं दिया गया है, तो बैंक को इसको आउटसाइड लायबिलिटी में काउंट नहीं करना है। और ये जो है आपको NDTL में CRR या SLR के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई NCGTC से, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी से यदि कोई अमाउंट रिसीव हुआ है तो उसको आउटसाइड लायबिलिटी में हम काउंट नहीं करते हैं, और ये NDTL ऑफ CRR SLR के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि उसको किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो वो क्वेश्चन आपका एक हो सकता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा पैसा यदि रिसीव हुआ है NCGTC से जिसको जो कि अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है, उसको NDTL ऑफ CRR SLR में हमें काउंट नहीं करना है। दूसरा चेंज ये किया गया है कि ये डिसाइड किया गया है कि एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि SDF क्या है अभी, तो SDF का मतलब है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बनाया गया है, और इसमें यह कहा गया है कि बैलेंस हेल्ड बाय द बैंक विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर SDF, मतलब जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंतर्गत जो पैसा रखेगा बैंक RBI में, वो SLR असेट और उसके लिए जो है SLR असेट में काउंट होगा, और वो बैलेंस जो होगा वो कैश के रूप में होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि कैश के रूप में रखा जा रहा है तो ये CRR का पार्ट नहीं होके ये SLR का पार्ट है, जो कि थोड़ी चेंजेज में आता है, वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में जो अमाउंट रखे जाएंगे कैश के रूप में, वो SLR के लिए
काउंट किया जाएगा। वो एसएलआर का जो है एलिजिबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे काउंट किया जाएगा। तीसरा चेंज ये किया गया है जुलाई 2022 में कि जो इंक्रीमेंटल एफसीएनआर भी डिपॉजिट होगा, मतलब क्या है कि जो 1 जुलाई 2022 के बाद जो इंक्रीमेंटल एफसीएनआर भी डिपॉजिट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, मतलब एसएलआर और सीआरआर के लिए। ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना है कि इंक्रीमेंटल एफसीएनआर भी डिपॉजिट है जो 1 जुलाई 2022 के बाद है, वो मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर और एसएलआर से एग्जेम्प्टेड होगा। LEI कोड के संदर्भ में भी कुछ चेंज किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि यदि कोई नॉन इंडिविजुअल बोरोवर, आपको यह चीज ध्यान रखना है कि कोई यदि नॉन इंडिविजुअल बोरोवर है जो जिसका एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए LEI कोड लेना जरूरी है। LEI का मतलब है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये 20 डिजिट का कोड होता है जो लेना जरूरी है। या यदि उसको रिन्यूअल किया जा रहा है, इन्हांसमेंट किया जा रहा है एग्जिस्टिंग यूनिट का, तो उस केस में भी ये मैंडेटरी है। तो 5 करोड़ या उससे ऊपर कोई भी नॉन इंडिविजुअल बोरोवर है तो उसके लिए ये मैंडेटरी है। दूसरा चेंज ये किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि कोई भी NBFC यदि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेडिंग जो है वो BBB माइनस होना जरूरी है, और वो ग्रेडिंग जो है वो सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरा चेंज ये है कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 में एक कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाया है, जो जिसके कमिटी के चेयरमैन जो हैं वो श्री BP कानूनगो होंगे। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के जो नए कमिटी के हेड बनाए गए हैं वो कौन है, तो आपको ध्यान रखना है वो BP कानूनगो बनाए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक के संदर्भ में कुछ चेंज हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो पहले हाउसिंग लोन की लिमिट थी वो उसको बढ़ाए गए हैं। तो Tier 1 और Tier 2 सिटी के लिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए चेंजेज आए हैं, और उसमें चेंज क्या किया गया है कि जो 30 लाख के होते थे पहले लिमिट होती थी उसको बढ़ा के 60 लाख कर दिया गया, और जो 70 लाख पहले लिमिट Tier 2 सिटीज़ में थी उसको बढ़ा के वो 140 लाख कर दिया गया है। मतलब क्या है कि Tier 1 सिटी में पहले 30 लाख थे तो 30 लाख से बढ़ा के 60 लाख तक का लोन कर दिया गया। Tier 2 सिटीज़ में पहले 70 लाख थे, उसको बढ़ा के 140 लाख मतलब 1 करोड़ 40 लाख कर दिए गए हैं। साथ ही साथ यदि कोई रूरल कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए लिमिट जो है वो चेंज हुए हैं, तो वो 20 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दिए गए यदि नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है तो, और यदि 100 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ है तो वो 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिए गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 30 लाख वाली लिमिट 60 लाख हो गई, 70 लाख वाली लिमिट 1 करोड़ 40 लाख हो गई, मतलब डबल हो गई। साथ ही साथ जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है उसमें 100 करोड़ से नीचे जिसके नेटवर्थ हैं उसमें 20 लाख से लिमिट बढ़ा के 50 लाख कर दी गई, जबकि उससे ज़्यादा जो नेटवर्थ है 100 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ वाले हैं उसमें पहले 30 लाख थी उसको बढ़ा के 75 लाख कर दिए गए। साथ ही साथ जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें जैसे स्टेट या जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए कॉमर्शियल रियल इस्टेट में भी उसको हाउसिंग लोन करने की व्यवस्था कर दी गई है। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट कर दिया गया है, लेकिन वो लोन जो है उसकी लिमिट 5% ऑफ देयर टोटल असेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो रियल इस्टेट कॉमर्शियल रियल इस्टेट में वो कितने % कर सकता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 5% ऑफ देयर टोटल असेट, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ही परमिटेड होंगे। साथ ही साथ जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसको डोर स्टेप बैंकिंग के लिए भी ये परमिट कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि अभी किसको दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो डोर स्टेप बैंकिंग को भी अब ये फैसिलिटेट कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट विजन 2025 भी लॉन्च किया है। उसके तहत जो कोर थीम दिया गया है ई पेमेंट के लिए, उसमें आपको 4 ई दिए गए हैं। मतलब क्या हुआ, ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। तो ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, इसके लिए ये दिया गया है जिससे कि सेफ, सिक्योर, फास्ट
कन्वीनियंट, एक्सेसिबल और एफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेमेंट विजन 2025 में ये पूछा जा सकता है 4 ई में क्या क्या है। तो ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। 5 सितंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 एंटिटी को सेलेक्ट किया है। किसके लिए? टेस्ट फेज ऑफ ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर थीम रिटेल पेमेंट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो इसमें 2 हैं, जिसमें कि एक HDFC बैंक और दूसरा प्रिसीजन बायोमेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 जो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत 2 एंटिटीज़ को सेलेक्ट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उसमें एक HDFC बैंक है और दूसरा प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। दूसरा जो है वो दक्ष नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, सुपर टेक इनिशिएटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसमें कि वो एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे कि वो चाहे NBFC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सब पे एक नज़र रख सके। तो सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दक्ष क्या है? दक्ष एक सुपर टेक इनिशिएटिव है जो RBI के एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम को दर्शाता है। तीसरा चेंज FATF के संदर्भ में हुआ है अक्टूबर 21, 2022 को। FATF में मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक और तंजानिया, 3 जो है इसको इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के केस में डाल दिया गया है। मतलब क्या है कि अब इसमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो 3 कंट्री है जिसमें कि जिसको डाला है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें से कौन सी कंट्री है। तो मोजाम्बिक, तंजानिया और कॉन्गो, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही निकारागुआ और पाकिस्तान 2 ऐसी कंट्री है जिसको कि पहले इंक्रीज मॉनिटरिंग में रखा था, जिससे कि उसको हटा दिया गया है। साथ ही साथ हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन कंपनी में म्यांमार को ऐड किया, नॉट कंपनी सॉरी, हाई रिस्क जो जुरिस्डिक्शन में है उसमें म्यांमार को ऐड कर दिया गया है 2022 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट अक्टूबर 2022 में ये जारी किए गए हैं। तो 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला ये है कि 3 कंट्री है जो उसको इंक्रीज मॉनिटरिंग में दिया गया है, जिसमें कॉन्गो, मोजाम्बिक और तंजानिया है। निकारागुआ और पाकिस्तान को लिस्ट से हटा दिया गया है रिव्यू के बाद, और साथ ही साथ म्यांमार को हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन कंट्री में ऐड कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारा नई डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, उसमें उन्होंने डिजिटल रुपी जो है उसको लॉन्च किया है, जिसको कि होलसेल सेगमेंट में किया गया है, जो 1 नवंबर 2022 से इफेक्टिव है। और इसके लिए यूज ऑफ ERW, आपको ये ध्यान रखना है, 2 करेंसी है जिसमें ERW है वो इंटरबैंक पेमेंट को डिनोट करता है, जबकि ER जो है वो जनरल एक है जो आर रिटेल के नाम से जाना जाएगा और वो जनरली यूज के लिए आएंगे। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होलसेल सेगमेंट में सिर्फ लॉन्च किया है, जो सिर्फ इंटर बैंक पेमेंट मोड को इफिशिएंट बनाएगा। इसके लिए 9 बैंक को आइडेंटिफाइड किए गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ERW में होलसेल सेगमेंट किसके यूज में आएगा, किस तरह से यूज किया जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग इंटर बैंक पेमेंट मार्केट में ही चलेगा, वो जनरल पब्लिक के लिए यूज में नहीं होगा। उसके लिए ई रुपीज के साथ जहां W लिखा है वो R आएगा, जो जनरल पब्लिक के लिए यूज में आएगा। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग के संदर्भ में जो लिबरलाइजेशन मेजर है उसको चेंज किए गए हैं। इसमें जो ऑटोमेटिक रूट से पहले लिमिट जो है 750 मिलियन हुआ करता था, उसको बढ़ा के अब 1.5 बिलियन कर दिया गया, मतलब उसको अब डबल कर दिया गया। साथ ही साथ जो ऑल कॉस्ट सीलिंग है ECB के, उसको भी 100 BPS से वो चेंज कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो भी अदर एलिजिबल बोरोवर है वो ECB जो है एग्जिस्टिंग ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पे भी कर सकता है। तो ये 3 चेंजेस जो है वो ECB के संदर्भ में भी किए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जल्दी मैं आपको RBI गाइडलाइन से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आपको प्रमोशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। आपको फिर से धन्यवाद।